तो ये एक नीति है जिस पर सरकार चल रही है, लेकिन ये हो क्या रहा है? नक्सल क्या डरे हुए हैं? क्या फोर्स की आमद की वजह से उनकी हालत पतली है और वो क्या रणनीति अपना सकते हैं, मिथिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी मौजूदा हालात में उनके पत्र आना, उनके बयान आना और फिर समर्पण कर देना सुजाता का तेलंगाना में, ये सब क्या बताता है? क्या नक्सलवाद सही में ख़त्म होने की ओर है या कोई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो पलटवार करने के लिए? मोहन, अगर आपने माओवाद का इतिहास पढ़ा होगा तो 1946 में माओ चीन की सत्ता में आए, डॉक्टर सन यात सेन को हटाकर वो चीन की सत्ता में आए और उसके बाद जो वहाँ पर संघर्ष चला और उससे पहले जापान और माओवादी चीनियों का जो संघर्ष था, तो ये एक सशस्त्र संघर्ष था और उसी के प्रभाव में माओ चीन की सत्ता पर काबिज हुए। माओ के चीन की सत्ता पर काबिज होने पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा जो अलग हुआ, उसने ये कहा कि लोकतांत्रिक तरीक़ों से भारत पर शासन करने का जो प्रणाली है वो अच्छी नहीं है, हमें भी सशस्त्र आंदोलन करना होगा। तो पिछले 75 वर्ष में माओवादी हिंसक आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर्स, उनकी संख्या लगभग 2 या 3 बची हुई है। मेरी जो जानकारी में उसमें करीब 14 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 6 लोगों ने पिछले 3-4 साल में सरेंडर किया हुआ है और अब ये स्थिति बन रही है कि जो इनकी मिलिट्री कमीशन थी, जो एक्चुअली 1 साल 2 साल 3 साल आगे की लड़ाइयाँ तय करती थी, कौन लड़ेगा तय करती थी, कौन रसद लाएगा तय करती थी, कौन हथियार लाएगा, किसका बैलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें करने वाले लोग या तो मारे गए या मर गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना से इनके 7 बड़े कैडर मरे थे। तो आज की डेट में माओवादी संगठन जो चिट्ठी लिख रहा है वो ये अपने आप में दर्शाता है कि माओवादी संगठन का जो शक्ति समीकरण है वो रसातल में पहुंच गया, वो नीचे आ गए हैं, वो धराशायी हो गए हैं। तो इसको आप एक मान के चलिए कि माओवादी संगठन अब रसातल में है और वो पुनः लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि उनके सीनियर कैडर्स किसी भी तरीके से बचा लिए जाएं ताकि डेडलाइन के बाद पार्टी फिर से अपने आप को रीग्रुपिंग कर सके, पार्टी अपने आप को इकट्ठा कर सके। तो पहला रीज़न ये है कि पार्टी अस्थायी तौर पर खत्म मानी जाए। आप ये मान लीजिए कि पार्टी अस्थायी तौर पर खत्म है। दूसरा, तेलंगाना राज्य समिति से पत्र आना और उससे पहले बस्तर जो दंडकारण्य समिति है उसका ये कहना कि हम सरेंडर पर विचार कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसको कतई भी आप इस तरीके से ना माने कि ये आपसे सीधे वार्ता करने आएंगे। हाँ, ये चाहते हैं कि सेना फोर्सेस के पीछे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेंटर में जो लीडरशिप है, स्टेट में जो लीडरशिप है, वो इसको मध्यम कर दे, वो धीमा कर दे, जिससे इनकी सुरक्षा का घेरा वो बढ़ जाए और ये अपने मेन कैडर्स को बचा ले जाएं और उनके सामने प्रॉक्सीज रख दें। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि नक्सली माओवादी संगठन बस्तर में धराशायी हो गया है, उड़ीसा में धराशायी हो गया है, महाराष्ट्र में धराशायी हो गया है, झारखंड में भी धराशायी हो गया है, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो इनका संगठन था वो लगभग न के बराबर बचा है और अब ये किसी भी तरीके से अपने आप को बचा ले जाना चाहते हैं। ठीक है।